आरोही फौरन समर को लेकर हॉस्पिटल पहुंच जाती है और उसे वहां पर एडमिट किया जाता है। हे भगवान, ये सब मेरी ही लापरवाही के कारण हुआ है। बेचारा मेरा बेटा। फिर आरोही घबराकर अरविंद को भी वहीं पर बुला लेती है। आरोही, तुम चिंता मत करो। उसे बहुत तेज बुखार आया है, इसीलिए डॉक्टर ने उसे एडमिट किया है। 2-3 दिन में वो ठीक हो जाएगा। हाँ अरविंद, उम्मीद तो अब यही है कि वो जल्द से जल्द ठीक हो जाए। लेकिन आरोही, तुम ऐसी हालत में उसे छोड़कर गई ही क्यों? क्योंकि मुझे नहीं पता था कि उसकी हालत इतनी ज्यादा खराब हो जाएगी, इसीलिए मैं पार्टी में चली गई। उस हॉस्पिटल का एक डॉक्टर विराट का अच्छा दोस्त होता है और वो विराट को फोन करके समर के एडमिट होने की खबर दे देता है, जिसके बाद विराट तुरंत हॉस्पिटल पहुंच जाता है। थैंक यू सो मच ऋषभ कि तूने मुझे कॉल करके मेरे बेटे के बारे में बताया। अभी कैसी है उसकी तबीयत? अभी तो उसका बुखार कम हुआ है, लेकिन अगर भाभी ने उसे लाने में थोड़ी और देर कर दी होती ना, तो शायद उसकी हालत और ज्यादा गंभीर हो जाती। अच्छा, तो ये डॉक्टर तुम्हारा दोस्त है। लेकिन डॉक्टर ऋषभ, इसे बताकर आपने बिल्कुल सही नहीं किया। अरे चुप करो तुम। इसने बिल्कुल सही किया है। एक तो तुम्हारे कारण मेरा बेटा अंदर एडमिट हुआ है और ऊपर से तुम यहाँ पर खड़े रहकर मेरे दोस्त को ही डांट रही हो। अरे और कितनी बेशरम बनोगी तुम। ज्यादा मत बोलो विराट, ये तुम्हारा घर नहीं है। हॉस्पिटल में खड़े हैं हम। बोलूंगा मैं। अब तो मैं बिल्कुल चुप नहीं रहूंगा। अरे तुम्हें क्या लगता है कि बोलना सिर्फ तुम्हें ही आता है? अब मैं अपने बेटे को किसी भी हाल में अपने साथ ही लेकर जाऊंगा। हाँ हाँ, अरे मैं भी यहीं पर बैठी हूँ। हिम्मत है तो ले जाकर दिखाओ उसे। देखिए, आप दोनों यहाँ पर बहस मत कीजिए और जो समर बोलेगा अब से वही कीजिए। कुछ ही दिनों में समर ठीक हो जाता है। तभी, चलो समर बेटा, अब तुम्हें डिस्चार्ज मिल चुका है। नहीं मम्मा, मुझे आपके साथ कहीं नहीं जाना है। मुझे पापा के साथ जाना है, अपने दादू दादी के पास। क्या? लेकिन क्यों बेटा, तुम्हें मम्मा के पास क्यों नहीं जाना? नहीं पापा, मैं वहां पर अकेला रहता हूँ। मम्मा तो मुझे समय भी नहीं देती और मेरे साथ ठीक से बात भी नहीं करती। क्या? हाँ पापा, और तो और मुझे जो खाने में पसंद है वो तो मुझे बिल्कुल भी नहीं देती। मुझे दादी के हाथ का खाने का बहुत मन कर रहा है और अब मुझे मम्मा के पास नहीं जाना है। आप मुझे अपने साथ ही लेकर चलो पप्पा। ठीक है समर बेटा, जरूर। देख लिया ना आरोही। समर, ये सब बातें बनाना बंद करो और चुपचाप मेरे साथ ही चलो। नहीं मम्मा, मुझे पापा के घर जाना है, आपके घर नहीं। मैंने कहा ना चलो। देखो आरोही, तुम इसके साथ जबरदस्ती नहीं कर सकती। समर ने कह दिया सो कह दिया। चलो समर। फिर विराट समर को अपने साथ लेकर जाता है और ये सब देखकर भी आरोही कुछ भी नहीं कर पाती। ये कैसे हो सकता है? मेरा बेटा तो उसके साथ चला गया। देखो आरोही, तुम्हें समर को वक्त और प्यार देना चाहिए था, वरना आज वो इस तरह तुम्हें छोड़कर नहीं जाता। आरोही को इस बात का बहुत दुख होता है और वो अब हर समय पहले से भी ज्यादा गुस्सा करने लगती है। वही समर अपने पापा के घर जाकर बहुत खुश हो जाता है। ये लो बेटा, तुम्हारे पसंद के गुलाब जामुन। वाह दादी, ये गुलाब जामुन तो बहुत ही यम्मी लग रहे हैं। मैंने आपके हाथ के खाने को बहुत मिस किया। और दादू, अब हम साथ में लूडो खेलेंगे और मैं आपको हराऊंगा। हाँ बेटा, क्यों नहीं। चलो अच्छा ही है जो अब मेरा बेटा फिर से मेरे पास आ गया है। आरोही तो कभी सुधरने वाली नहीं है, इसीलिए अब मैं उसे भूलकर अपनी जीवन की नई शुरुआत करूंगा। आरोही के मायके वाले भी समर से मिलने चले जाते हैं और सब उसे खूब लाड़ प्यार देते हैं। वहीं दूसरी तरफ आरोही घर में बैठे हुए समर को बहुत याद करती है। रोज जब मैं काम से घर पर आती थी तो समर मेरा इंतजार करते हुए बालकनी में बैठा रहता था, लेकिन आज ये बालकनी सूनी लग रही है।
मैं तुम्हें बहुत याद करती हूँ बेटा। मैंने तो हमेशा ही तुम्हें पूरे दिल से प्यार किया है। हाँ, मैं मानती हूँ कि मुझ में थोड़ी कमियां रह गई, लेकिन तुम्हें भी मेरा साथ इस तरह नहीं छोड़ना चाहिए था बेटा। फिर एक दिन जब आरोही बाजार में कुछ सामान खरीदने जाती है, तभी उसे वहां पर बरखा मिलती है। अरे बहू, तू यहाँ पर क्यों? ये बाजार क्या आपने खरीद के रखा है क्या? अरे अब मैंने तुझसे ठीक से बात की है, तो तू भी ठीक से जवाब देना। क्यों इतना गुस्सा कर रही है तू? देखिए माँ जी, आप मेरे रास्ते से हट जाइए और मुझे आगे जाने दीजिए। लेकिन बहू, अरे कब तक ऐसे गुस्से में रहेगी तू? अब तो समर भी अपने घर आ गया है। कमी तो बस तेरी है, फिर हमारा पूरा परिवार एक हो जाएगा। बस थोड़ा सा बदलाव ला दे अपने स्वभाव में। तूने तो हमेशा मेरे साथ बहुत गलत किया है, लेकिन उसके बाद भी मैंने आज तक तुझसे यही कहा है, चल घर पर, अकेली मत रह, मत तोड़ सारे रिश्ते। मुझे कहीं भी नहीं आना है। मेरी जिंदगी में अब एक ही लक्ष्य है, और वो है पैसा कमाना और चैन से जीना। मैं अब आगे बढ़ रही हूँ, तो आप मुझे फिर से पीछे मत खींचिए। लेकिन बहू, इतना पैसा कमाने का क्या फायदा जब तेरा असली धन ही तेरे पास नहीं है? मतलब असली धन यानी तेरा परिवार। हम जीवन भर बस पैसे कमाने के पीछे अपने रिश्तों को खो देते हैं। लेकिन तू ये गलती मत कर बेटा, क्योंकि आगे जाकर तू बहुत पछताएगी। बस माँ जी बस, आज के लिए इतना ज्ञान बहुत हो गया। अब आगे बढ़िए और मुझे भी जाने दीजिए। और हाँ, मेरे बेटे का ख्याल रखना। फिर आ रही बरखा को हटाकर आगे निकल जाती है। और बरखा जब घर पहुंचती है, तब विराट और हसमुख को ये सारी बातें बताती है। लेकिन माँ, आपको उससे बात करने की क्या जरूरत थी? अरे वो औरत जब जब आपसे मिलती है, तब तब वो आपका अपमान ही करती है। अरे वो काम से जा चुकी है। उसे अगर भगवान भी आकर बोले ना कि सुधर जाओ, तब भी वो नहीं सुधरेगी। हाँ बरखा, तुम उसे अपने हाल पर ही छोड़ दो। ये सब मुश्किल तो है, लेकिन अब आप दोनों की बातों को सुनकर मुझे भी यही लगता है कि मुझे उसे उसके हाल पर छोड़ना चाहिए। फिर एक दिन ऑफिस में, आरोही, मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात करनी थी। वो दरअसल, देखो अरविंद, मेरा दिमाग तो पहले से बहुत खराब हो चुका है, इसीलिए अभी नहीं, अभी तुम चले जाओ यहाँ से। लेकिन आरोही, प्लीज अरविंद, चले जाओ यहाँ से। क्यों अपनी मनहूस शक्ल लेकर आ जाते हो मेरा मूड खराब करने? ठीक है आरोही, अगर तुम्हें यही चाहिए तो यही सही। नहीं आऊंगा मैं तुम्हारे पास बात करने के लिए। वही सुनीता और बरखा दोनों समधन समर को पार्क में खेलने के लिए लेकर जाती है। तभी, कितना खुश लग रहा है ना हमारा समर। हाँ सुनीता जी, इतने दिनों बाद वो अपने परिवार वालों से मिला है, अच्छा अच्छा खाना खाया है, फिर क्यों नहीं होगा वो खुश? वरना बहू के साथ रहकर वो कितना दुबला पतला हो गया था। सच में हमारे समर को किसी की नजर ना लगी। माफ करना सुनीता जी, लेकिन आरोही आपकी बेटी होकर भी वो आपकी तरह कभी बन ही नहीं पाई। उसने तो किसी की भी इज्जत नहीं की, सबका तिरस्कार ही किया है, और अब वो एकदम अकेली पड़ चुकी है। हाँ बरखा जी, आपने बिल्कुल सही किया, लेकिन आप मुझसे माफी क्यों मांग रहे हो? मेरी ही बेटी है वो, लेकिन सच कहूँ तो वो उसी लायक है, क्योंकि उसने जो सबके साथ किया है ना, उसके बाद उसे अकेले ही रहना चाहिए। ऐसे ही एक रात, समर बेटा, आज कौन सी स्टोरी सुनना है तुम्हें? कोई भी पापा, जो आपको पसंद है। आपको पता है, मम्मा को मैं रोज सोते समय मुझे स्टोरी बुक में से स्टोरी सुनाने के लिए कहता था, लेकिन वो मुझे कभी नहीं सुनाती थी। मैंने आपका मुझे स्टोरी सुनाना बहुत मिस किया पप्पा। लव यू पप्पा। लव यू टू बच्चे। वैसे अगर तुम्हें अपनी मम्मा से मिलने की इच्छा हो ना, तो तुम उसे कभी भी मिल सकते हो। उसके लिए मैं तुम्हें कभी नहीं रोकूंगा। नहीं पप्पा, मैं अब मम्मा से कभी मिलना नहीं चाहता, क्योंकि वो मुझे फिर से अपने साथ कहीं दूर लेकर जाएगी और मैं आप सबसे कभी नहीं मिल पाऊंगा।
और मैं पूरी तरह अकेला पड़ जाऊंगा। ठीक है बेटा, जैसा तुम कहो। फिर एक दिन अचानक से आरोही की तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो जाती है और वो उस वक्त अरविंद को कॉल करती है। हेलो अरविंद, मेरी तबीयत बहुत बिगड़ चुकी है। प्लीज यहाँ पर जल्दी आओ ना और मुझे हॉस्पिटल लेकर चलो। अब तो मुझ में खड़े होने की भी ताकत नहीं है। नहीं आरोही, मैं वहां पर नहीं आऊंगा क्योंकि मैंने हर मुश्किल में तुम्हारा साथ दिया है। और उस दिन जब मैं मुसीबत में था और तुमसे मदद मांगने आया था, तब तुमने मुझसे ठीक से बात भी नहीं की। अरे तुम्हारा मूड तो हमेशा खराब ही रहता है और अपने मूड के हिसाब से ही तुम मुझसे बातचीत करती हो। अब सोचो, अगर मैं तुम्हारे साथ ऐसा ही करता तब तुम्हें कैसा लगता? माफ कर दो अरविंद, लेकिन मेरे मन में वैसा कुछ भी नहीं था। प्लीज मुझे समझने की कोशिश करो। नहीं आरोही, अब तक मैंने तुम्हें बहुत समझ के लिया है, लेकिन अभी मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी है क्योंकि अब मुझे समझ आ गया है कि तुमसे तुम्हारे अपनों ने सारे रिश्ते नाते क्यों तोड़ दिए हैं और तुम्हारा ही बेटा तुम्हें छोड़कर अपने पिता के पास क्यों चला गया। अरे तुम जिस तरह से सबके साथ पेश आती हो ना, तुम्हारे साथ तो ऐसा ही होना चाहिए। इतना कहकर अरविंद फोन कॉल कट कर देता है और उसकी बातें सुनकर आरोही बहुत रोने लगती है। अब मैं क्या करूं? कैसे बताऊं अपना दर्द? मैंने तो सबको खो दिया है, कोई नहीं है मेरे पास। उस हालात में आरोही को बहुत अकेलापन महसूस होता है और उसे अपनी सारी गलतियों का एहसास हो जाता है और वो रोकर अपने भाई रमन को कॉल करती है और उसकी बातें सुनकर रमन उसे वहां पर लेने आता है, जिसके बाद उसे मायके में ही एक कमरे में एडमिट किया जाता है और वो 2 दिन में ठीक हो जाती है। माँ, पापा, नेहा, रमन, मैंने तुम सबके साथ बहुत गलत किया है और मैं काफी शर्मिंदा भी हूँ। मुझे सच में माफ कर दो। आरोही, तू हमारी ही बेटी है और हम लोग अगर तुझे माफ नहीं करेंगे तो कौन करेगा? लेकिन अगर तुझे सच में माफी मांगनी ही है तो वो ससुराल वालों से मांगनी चाहिए और खास करके अपने बेटे से। हाँ बेटा, सुनीता एकदम सही कह रही है। जाओ, सब कुछ ठीक कर दो क्योंकि तेरे ससुराल वालों का बहुत दिल दुखा है और तुम्हें उनसे माफी तो मांगनी ही चाहिए। हाँ दीदी, मुझे कभी नहीं लगा था कि आपको अपनी गलती का एहसास भी होगा, लेकिन भगवान का लाख लाख शुक्र है कि आपकी आंखें खुल गई। फिर आरोही अपने ससुराल पहुंच जाती है और वो उन लोगों से माफी मांगती है, लेकिन तभी, नहीं आरोही, हम तुम्हें कभी माफ नहीं करेंगे। चली जाओ यहाँ से। हाँ बहू, क्योंकि अब ये घर तुम्हारा नहीं रहा। अरे अब जब तुम अकेली पड़ गई हो तब बराबर तुम्हें अपने ससुराल वालों की याद आ रही है। अरे तुम तो अकेली ही रहो, वही हम सबके लिए अच्छा है और दोबारा यहाँ पर आने की भूल कभी मत करना। ये आप सब क्या कह रहे हो? प्लीज ऐसा मत बोलिए। मैं सच में सुधरना चाहती हूँ क्योंकि अब मुझे समझ आ चुका है कि इंसान की असली धन दौलत पैसा नहीं बल्कि उसके अपने लोग होते हैं और मैंने अपनों का दिल बहुत दुखाया है। प्लीज मुझे एक आखिरी मौका दे दो सुधरने का। मैं आप सबके सामने हाथ जोड़ती हूँ। समर बेटा, बेटा तुम तो कुछ बोलो। तुम्हें तो मम्मा चाहिए ना? माफ करोगे ना अपनी मम्मा को? नहीं नहीं, मुझे मम्मा नहीं चाहिए। मुझे तो बस पापा के साथ रहना है और मैं आपके पास कभी नहीं आऊंगा, इसलिए आप यहाँ से चली जाओ। क्या? नहीं बेटा, प्लीज ऐसा मत बोलो और मुझे माफ कर दो। आरोही अपने ससुराल वालों का गुस्सा देखकर बहुत दुखी हो जाती है और वो वहीं पर फूट फूट कर रोने लगती है। विराट, मैं एक अच्छी बीवी बनकर दिखाऊंगी। माँ जी, पापा जी, मैं एक सर्वगुण संपन्न बहू भी बनूंगी। और समर बेटा, मैं दुनिया की सबसे अच्छी माँ बनकर दिखाऊंगी। लेकिन बस एक बार सब कुछ भूलकर मुझे अपना लो। मुझे एक आखिरी मौका दे दो। तभी सभी लोग अचानक से हंसने लगते हैं और ये देखकर आरोही एकदम हैरान रह जाती है। ये क्या? आप सब लोग हंस क्यों रहे हैं?
क्योंकि हम सब बस गुस्सा होने का नाटक कर रहे थे। क्या? हाँ मम्मा, हम सब आपको माफ करते हैं। और हाँ, अब हम सब साथ मिलकर रहेंगे और हमारा परिवार फिर से पूरा हो जाएगा। धन्यवाद बेटा। और इस तरह अंत में सब ठीक हो जाता है और आरोही अब सुधर कर अपने परिवार के साथ खुशी से जीवन बिताती है। अंगद और प्रीति दोनों फौरन शनाया के कॉलेज पहुंचते हैं और तभी उन्हें पता चलता है कि शनाया ने एग्जाम में चीटिंग की है। क्या? जी हाँ, शनाया ने आज की एग्जाम में कॉपी करने के लिए चिट्स लाए थे। जब एग्जामिनर को डाउट आया तो उन्होंने चेक किया और शनाया के पास से चिट्स निकले। ये सब क्या है शनाया? तुम तो इतनी स्कॉलर थी, 10th स्टैंडर्ड में तुम्हें 92% आए थे और आज जब तुम 11th के एग्जाम दे रही हो तो ये सब करने की क्या जरूरत थी? मुझे तुमसे ये उम्मीद बिल्कुल नहीं थी। हाँ शनाया, ये तुमने बहुत गलत किया है। सॉरी मम्मा, सॉरी पॉप्स। फिर शनाया की प्रिंसिपल प्रीति और अंगद से अकेले में कुछ बातचीत करती है। देखिए, शनाया पिछले कुछ दिनों से कॉलेज भी नहीं आ रही। बहुत से लोगों ने उसे कैफे और पार्क में अकेले देखा है। क्या? ये सब सुनकर तो मुझे विश्वास ही नहीं हो रहा कि हमारी शनाया ऐसे भी कर सकती है। देखिए, मैं जानती हूँ कि आप दोनों का तलाक हो चुका है और आप दोनों के अलग होने के कारण ही शनाया पर इतना बुरा असर हो रहा है और इसीलिए वो अपनी पढ़ाई में ध्यान नहीं लगा पा रही। और मैं जानती हूँ कि आप दोनों अब एक साथ तो नहीं रह सकते, लेकिन मेरे ख्याल से आप दोनों शनाया के लिए अपनी लाइफ में थोड़ा समय तो निकाल ही सकते हैं और उसमें उसके साथ कुछ एक्टिविटीज कीजिए जो उसे पसंद हो। आई थिंक आप सही कह रहे हैं मैम। आप उनके साथ मूवी पर जाइए, शॉपिंग पर जाइए, जो जो एक्टिविटीज उसे पसंद है वो कीजिए। 24 घंटे के लिए ना सही, लेकिन दिन में कम से कम 1 घंटा तो उसके लिए निकाल ही सकते हो ना। फिर घर जाने के बाद वो दोनों शनाया को समझाने लगते हैं। देखो शनाया, तुम्हारी मम्मा और मैं अलग हुए हैं, लेकिन हम दोनों नहीं। मैं तुम्हारी मम्मा का हस्बैंड नहीं रहा, लेकिन मैं अभी भी तुम्हारा पॉप्स हूँ। अरे तुम मुझे बस एक फोन कॉल करो, मैं तुम्हारे लिए झट से हाजिर रहूंगा। ओए शनाया बेटा, मुझे पता है कि ये सब बहुत मुश्किल है, लेकिन हम दोनों हैं ना तुम्हारे पास, हमेशा तुम्हारे साथ है। तो फिर तुम इतने दुखी क्यों हो रही हो? पॉप्स, मम्मा, आई नो कि आप दोनों हो मेरे पास, लेकिन आप दोनों पहले जैसे नहीं रहे और इसी बात का मुझे गम है। पहले जैसे नहीं रहे तो क्या हुआ? हम पहले जैसे एक्टिविटीज तो कर ही सकते हैं ना। और अब मैं तुम्हें प्रॉमिस करता हूँ कि मैं, तुम और तुम्हारी मम्मा अब से हर हफ्ते कहीं ना कहीं घूमने जाएंगे और मैं तुमसे हर 2 दिन में मिलने आया करूंगा। ठीक है ना? ठीक है पॉप्स, लव यू। लव यू टू बेटा। फिर अगले दिन, अंगद, शनाया कैसी है अब? ठीक है वो, मैंने उसे समझाया है। ग्रेट, तो फिर चलो, आज हम दोनों एक साथ मंदिर जाएंगे। मैंने तुम्हारे कपड़े प्रेस करके भी रख दिए हैं, तुम्हें बस जाकर चेंज करना है। कल हम दोनों साथ में वक्त नहीं बिता पाए, इसीलिए आज मंदिर जाने के बाद हम दोनों मेले में भी जाएंगे। आज मेरा कुछ और प्लान है। मैं शनाया और प्रीति के साथ बाहर जाने वाला हूँ, क्योंकि शनाया की प्रिंसिपल ने कहा है वो दिमागी तौर पर स्टेबल नहीं है और मेरे जाने के बाद उसे अच्छा लगेगा। इसीलिए काजल, आई एम सॉरी, हम दोनों फिर कभी चलेंगे। पर अंगद फिर से काजल को अकेले छोड़कर चला जाता है और काजल को काफी बुरा लगता है। फिर जब वो अपनी फ्रेंड निकिता से मिलती है तभी उसे रोना ही आ जाता है। काजल, संभाल अपने आप को। निकिता, आई नो कि अंगद जिम्मेदारियों में और रिश्तों में बंधा हुआ है, लेकिन क्या वो मेरे लिए थोड़ा समय भी नहीं निकाल सकता क्या?
मैं उतनी समझदार हूँ और मुझे पता है कि शनाया को इस वक्त उसके पापा की बहुत जरूरत है। पर अब मैं क्या करूँ? वो मुझे ऐसे छोड़कर चला गया। मुझे बहुत बुरा लग रहा है। तो अभी हम इसमें क्या कर सकते हैं काजल? तुम दोनों की शादी ऐसे हालातों में हुई है कि ये सब तो होना ही था। अब तुझे जो है वैसे ही स्वीकारना होगा, क्योंकि वो अपने परिवार को कभी नहीं छोड़ सकता। अब प्रीति और अंगद दोनों साथ मिलकर शनाया के लिए टाइम निकालते हैं। वही रोमी को भी एक अच्छी सैलरी वाली जॉब मिलती है। समय के साथ साथ वो प्रीति का मेकअप का बिजनेस भी अच्छा खासा चलने लगता है और वो अपना खुद का मेकअप स्टूडियो भी खोलती है। कहा था ना मैंने बेटा, हिम्मत मत हारना। आज आखिरकार तुमने अपने पिता का नाम रोशन कर ही दिया। थैंक यू पापा जी, लेकिन ये सब आपके आशीर्वाद और आपके सपोर्ट के कारण ही हुआ है। मैं तो डिवोर्स के बाद टूटकर बिखर जाती, लेकिन आपने मुझे हौसला दिया और मोटिवेट किया। फिर काजल ऑफिस में काम करते समय 2 मिनट निकालकर अंगद को कॉल करती है। हाय अंगद, तुमने खाना खाया कि नहीं? और कैसा जा रहा है तुम्हारा आज का दिन? अरे काजल, मैं ना बहुत बिजी हूँ आज। बैक टू बैक मीटिंग और प्रेजेंटेशन है। मैं काम खत्म करके तुम्हें फोन करता हूँ, ठीक है ना? बाय। अरे लेकिन यहाँ पर तो मैं भी बिजी हूँ, लेकिन फिर भी मैंने इसे कॉल किया। जब देखो तब बिजी रहता है और जब भी फ्री हो जाता है तो अपनी फैमिली के पास चला जाता है। ऐसे थोड़ी ना होता है। हर बार मैं ही समझ कर लेती हूँ, लेकिन मुझे भी बहुत दुख होता है। काजल इस बार भी अपने आप को समझाकर अंगद के इस बर्ताव को नजरअंदाज करती है और उसे कुछ नहीं कहती। फिर एक दिन शादी को 2 महीने पूरे होने की खुशी में काजल घर में ही कैंडल लाइट डिनर का सेटअप करती है। अरे वाह काजल, क्या बात है! मुझे तो पता ही नहीं था कि तुम इतनी अच्छी डेकोरेटर भी हो। थैंक यू सो मच अंगद। हैप्पी 2 मंथ एनिवर्सरी। हैप्पी 2 मंथ एनिवर्सरी स्वीट हार्ट। और अंगद, आज मैंने ये सारा खाना खास तुम्हारे लिए घंटों तक सीख कर बनाया है। आई होप तुम्हें ये सब पसंद आए। नो डाउट काजल, मुझे ये खाना जरूर पसंद आएगा। फिर वो दोनों साथ में वक्त बिता ही रहे होते हैं कि तभी अचानक से अंगद को शनाया का फोन आता है। पॉप्स, आप जल्दी से घर आइए, मम्मा बेहोश हो गई है। प्लीज पॉप्स, मुझे तो कुछ भी समझ नहीं आ रहा कि अब मैं क्या करूं। मुझे तो बहुत डर लग रहा है। ओह नो बच्चा, तुम घबराओ मत, मैं 5 मिनट में आ रहा हूँ। फिर अंगद शनाया के पास चला जाता है और तभी काजल फिर से उदास हो जाती है और लाइट्स ऑफ करके अंधेरे में ही बैठ जाती है। अब यही है मेरी जिंदगी, इस अंधेरे में। बीपी शूट हो गया है इनका, इन्हें अब आराम की जरूरत है और ये सब काफी भागा दौड़ी के कारण ही हुआ है। ठीक है डॉक्टर, हम इनका ख्याल रखेंगे। ये कुछ दवाइयाँ हैं, इन्हें इनसे आराम मिलेगा, लेकिन अगले 24 घंटों तक इन्हें अकेला मत छोड़ना। कोई ना कोई तो इनके पास रहना ही चाहिए। ठीक है डॉक्टर। फिर डॉक्टर वहां से चले जाते हैं। वक्त पर आने के लिए थैंक यू अंगद। लेकिन शनाया बेटा, तुम खुद भी डॉक्टर को बुला सकती थी ना। खामोखा अंगद को परेशान क्यों किया तुमने? नहीं प्रीति, इसमें परेशानी की कोई बात नहीं है। और अब तुम मेरी बीवी नहीं रही तो क्या हुआ? अभी भी मेरे बच्चों की माँ हो और मैं तुम्हारे लिए इतना तो कर ही सकता हूँ। पाप्स, आज रात आप यहीं पर रहिए। रोमी भैया तो अपने दोस्तों के साथ बाहर गए हैं और दादाजी भी घर पर नहीं है, इसीलिए आप हमें छोड़कर मत जाइए। लेकिन बेटा, देखो शनाया, अब मैं ठीक हूँ। प्लीज अपने पापा को परेशान मत करो। अब तुम कोई छोटी बच्ची नहीं रही जो बात बात पर जिद पे अड़ जाओ। नो मम्मा,
पॉप्स आज यहीं पर रहेंगे, बाकी मुझे कुछ नहीं पता। ठीक है बेटा, अगर तुम कह रही हो तो मैं रुक जाता हूँ। फिर उस रात अंगद वहीं पर रुकता है और उसके फोन की बैटरी डेड होने के कारण वो काजल को कॉल भी नहीं कर पाता। वही काजल रात भर उसका इंतजार कर करके रोती रहती है। फिर अगली सुबह जब अंगद काजल के पास जाता है तभी वो उसके साथ बहुत झगड़ती है। मेरा यकीन करो काजल, मेरे फोन की बैटरी सच में डेड हो गई थी, इसीलिए मैं तुम्हें कॉल नहीं कर पाया। यू नो व्हाट अंगद, मुझे अब तुमसे कोई सफाई नहीं चाहिए, क्योंकि मैं जान चुकी हूँ कि तुम्हारे लिए बस अपना परिवार ही इम्पोर्टेंट है। मेरी तुम्हारी लाइफ में कोई जगह नहीं है। अरे आई अंडरस्टैंड कि तुम एक पिता भी हो, हेमंत अंकल के बेटे हो और प्रीति के एक्स हस्बैंड हो। तुम पर काफी जिम्मेदारियां हैं, लेकिन ऐसी कोई चीज नहीं है जो मैनेज नहीं हो सकती। लेकिन यहाँ पर तो तुम कुछ मैनेज करना ही नहीं चाहते। जब तुम मेरे पास होते हो तभी मेरे होते हो, लेकिन वहां पर जाते ही तुम मुझे पूरी तरह से भूल जाते हो, जैसे कि मैं कोई नहीं हूं तुम्हारी। ऐसा कुछ भी नहीं है काजल, ऐसा ही है अंगद। ये जो भी हुआ है, इस सब में अगर किसी की बर्बादी हुई है तो वो सिर्फ मेरी हुई है। मैंने तुम्हारे साथ के लिए तुमसे शादी की, लेकिन ऐसी शादी का क्या फायदा जिसमें साथ तो क्या, कम से कम सामने वाला अपना थोड़ा वक्त भी ना दे सके। आज तुमने मुझे बहुत हर्ट किया है अंगद। लेकिन काजल, ऐसी कोई बात नहीं है, मुझे समझने की कोशिश तो करो। काजल उसकी कोई बात नहीं सुनती और गुस्से में अपने कमरे में चली जाती है और अब वो अंगद से बहुत कम ही बात करती है। इसीलिए 2 दिन बाद अंगद उसके लिए उसके फेवरेट फ्लावर्स लेकर आता है और कान पकड़कर उससे माफी मांगता है। आई एम सॉरी काजल, प्लीज मुझे माफ कर दो। तुम कहो तो मैं उठक बैठक भी कर दूं 100 बार। देखो, तुम्हारे लिए मैंने तुम्हारे फेवरेट फ्लावर्स भी लाए हैं। अब तो मान जाओ यार। और मैं तुमसे वादा करता हूँ कि मैं आज के बाद तुम्हें वक्त दूंगा और बिल्कुल भी अकेला नहीं छोड़ूंगा। लेकिन प्लीज काजल, प्लीज मुझसे बात करो। ठीक है अंगद, लेकिन अभी मेरी एक शर्त है। ऐसी शर्त? हनीमून के लिए हम दोनों पेरिस जाएंगे, वो भी नेक्स्ट वीक। ओके मेरी जान, डन। फिर काजल और अंगद हनीमून पर जाते हैं और वहां से आने के कुछ ही दिनों बाद काजल अंगद को अपनी प्रेगनेंसी की खबर सुनाती है। क्या? वाह काजल, आज तो मैं बहुत खुश हूँ। हाँ अंगद, मैं भी बहुत खुश हूँ। एंड थैंक यू सो मच मुझे माँ बनने की खुशी देने के लिए। एंड थैंक्स टू यू काजल, मुझे फिर से एक पिता बनने की खुशी देने के लिए। लेकिन जब रोमी को पता चलता है तभी वो घर आए अंगद को खूब सुनाता है। आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं? जाइए, जाकर अपनी प्रेग्नेंट बीवी को संभालिए। अरे आपको शर्म नहीं आती क्या? हमारे बच्चे पैदा करने की उम्र में आप खुद अपने बच्चे पैदा कर रहे हैं। छी, अपनी जबान संभालो रोमी, वरना एक थप्पड़ लगाऊंगा तो सारी होशियारी निकल जाएगी। और रोमी, तुम्हें क्या करना है इन सब से? वो अपनी लाइफ नए सिरे से शुरू कर चुके हैं, तो तुम उन सब के बारे में क्यों सोच रहे हो? खुद की लाइफ पर ध्यान दो। इन सब में तुम्हें पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है बेटा। मुझे यहाँ पर किसी से बात ही नहीं करनी। सभी लोगों ने मेरा जीना हराम करके रखा है। रोमी अब गुस्सा होकर चला जाता है और अंगद अब काजल का बहुत ख्याल रखता है। वो उसके लिए घर पर एक नौकर भी रखता है। लेकिन कुछ ही दिनों बाद फिर से उसका ध्यान काजल से अपने परिवार की तरफ बंटने लगता है। अंगद, कहाँ पर हो तुम? तुम्हें याद तो है ना, आज हमें चेकअप के लिए जाना है। हाँ काजल, मुझे याद है, लेकिन आज ऑफिस में इंटरनेशनल क्लाइंट्स आ रहे हैं, तो आज तो मैं बहुत पैक हूँ। इसीलिए तुम चली जाओ, मैं ड्राइवर को भेज देता हूँ। अंगद की बातें सुनकर काजल को बहुत बुरा लगता है, लेकिन वो उसे कुछ नहीं बोलती
और बाद में जब वह फिर से अंगद को कॉल करती है तभी उसका फोन ही नहीं लगता। इसीलिए वो उसके ऑफिस पर फोन लगाती है। लेकिन मैम, सर तो आज छुट्टी पर है, वो अपनी फैमिली के साथ घूमने गए हैं। क्या? हाँ मैम, वो अपनी बेटी के साथ बीच पर गए हैं। क्या? इसका मतलब उनके साथ प्रीति भी होगी। फिर काजल रोते रोते अकेले ही चेकअप के लिए चली जाती है। अब वैसे ही अंगद उससे झूठ बोलता रहता है और उसे टाइम ही नहीं देता। इसीलिए वह दुखी होकर अंत में अपना अबॉर्शन करा लेती है और घर आकर अंगद को सब कुछ बताती है। क्या? ये तुमने क्या कर दिया काजल? आर यू मैड? तुम ये अबॉर्शन कैसे करा सकती हो? हमारा बच्चा। ऐसा क्यों किया काजल? क्योंकि तुम झूठ बोलकर अपने परिवार के पास जाते हो। टाइम होकर भी मुझे टाइम नहीं देते। अरे बस थोड़ी सी फिक्र कर लेते मेरी, थोड़ा टाइम दे देते मुझे। लेकिन नहीं, तुमने ही मुझे ये फैसला लेने के लिए मजबूर किया है अंगद। अरे तुम आज ही मुझे टाइम नहीं दे पा रहे तो कल को हमारे बच्चे को क्या खाक टाइम दे पाओगे? आई एम रियली सॉरी काजल, लेकिन तुम्हें दुख ना हो इसीलिए बार बार घर जाने के बारे में और इस ट्रिप के बारे में छुपाया। लेकिन प्लीज काजल, मुझे गलत मत समझो। प्लीज मुझे समझ कर लो। हमेशा से सबको बस मैं ही समझती आई हूँ अंगद, लेकिन अब और नहीं। हम दोनों एक होकर भी एक नहीं हो पाए। मैं हमेशा तुम्हारी राह देखती रही, लेकिन तुम कभी नहीं आए अंगद, कभी नहीं। इसीलिए अब मैं तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहती। हाँ अंगद, मैं वापस विदेश जा रही हूँ। मैंने वापस विदेश जाने का फैसला लिया है और आज मेरी फ्लाइट भी है। मैं फिर से वहां पर शिफ्ट हो रही हूँ। क्या? नहीं काजल, तुम ऐसा नहीं कर सकती। प्लीज मुझे छोड़कर मत जाओ काजल। तुम बहुत सेल्फिश हो गए हो अंगद। तुमने बस अपना और अपने परिवार के बारे में ही सोचा, लेकिन मेरी फीलिंग्स को बस मजाक बनाकर रख दिया। इसलिए अब मैं जा रही हूँ सब कुछ छोड़कर, और दोबारा मुझे कॉल मत करना। बाय। काजल, प्लीज काजल। अंगद काजल को रोकने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन वो उसे छोड़कर चली जाती है और अब अंगद हमेशा हमेशा के लिए अकेला पड़ जाता है। अंकिता अपनी सास पद्मा, ससुर ब्रिजमोहन और पति नितिन के साथ रहती है। उसकी ननद मयूरी को एक बेटी होती है जिसका नाम सिया होता है। मयूरी का पति दूसरे शहर में नौकरी पर होता है, जिस कारण वो अलग रहता है और मयूरी अक्सर अपने मायके जाकर 2 से 3 दिन तक रहती है। फिर एक दिन वो अचानक से अपने मायके पहुंच जाती है। अरे मयूरी दीदी, आप वापस आ गई? और ये क्या, इतने सारे बैग्स? हाँ अंकिता, अब मैं यहाँ पर 2 से 3 दिन नहीं बल्कि लंबे समय के लिए रहने आई हूँ। अब सिया के पापा को जल्दी छुट्टी नहीं मिलने वाली है, तो वो अब लंबे समय के बाद ही आएंगे। इसीलिए मैंने सोचा कि उतने टाइम तक मैं यहीं पर रह लूं। मयूरी की ये बातें सुनकर अंकिता को बहुत गुस्सा आता है। हे भगवान, अब तो ये आफत मेरा खून चूस कर ही मानेगी। अरे वाह बेटे, ये तूने बहुत सही किया जो यहीं पर रहने आ गई। अरे मेरी सिया लाडो, कैसी है तू? मैं ठीक हूँ नानी, आप कैसी हो? मैं भी ठीक हूँ लाडो रानी। कितनी बड़ी और सयानी होती जा रही है मेरी नातिन, नजर ना लगे तुझे किसी की। मायके में रहते हुए मयूरी किसी भी काम को हाथ नहीं लगाती और बस फरमाइश पे फरमाइश ही करती रहती है, जिससे अंकिता का माथा फिरता रहता है। फिर एक सुबह, अरे बहू, जल्दी से मयूरी के लिए वो मसाले डोसे बना दे, मक्खन वाले। और हाँ, मेरे लिए उपमा बना देना। और ये सब होने के बाद में सिया के लिए चॉकलेट वाला दूध और ब्रेड जाम भी बना दे, ठीक है ना? अरे क्या माँ जी, सुबह सुबह इतनी सारी फरमाइशें। क्या आपको नहीं लगता कि दीदी को अपने काम खुद कर लेने चाहिए? और आप
आप उनकी नौकरानी बनकर क्यों आ रही हो? अभी तक वो उठी भी नहीं है। ऐसा कैसे चलेगा माँ जी? अंकिता बहू, ये मयूरी का ससुराल नहीं है, उसका मायका है और वो यहाँ पर चाहे जो करना है कर सकती है। तू उसे रोकने टोकने वाली कोई नहीं होती। तू इस घर की बहू है और ये सारी जिम्मेदारियां निभाना तेरा फर्ज है। आइंदा से अपना ये गटर जैसा मुंह खोलने से पहले 100 बार सोचना। सास के मुंह से ऐसी बातें सुनकर अंकिता को बहुत गुस्सा आ जाता है। इस तरह पद्मा और मयूरी दिन भर अंकिता से स्वादिष्ट स्वादिष्ट पकवान बनाती है और अंकिता भी उफ किए बिना उनकी सारी फरमाइशें पूरी करती है। फिर एक दिन अंकिता को उसकी सहेलियों के साथ मूवी देखने के लिए जाना होता है। तभी अचानक से पद्मा और मयूरी उसे रोक लेती है। अरे अंकिता, सुनो ना, मुझे आज दही भल्ले खाने का बहुत मन कर रहा है, इसीलिए प्लीज बना दो ना। लेकिन दीदी। अरे क्या लेकिन? मुझे भी वो घी में तले हुए मालपुए खाने का बहुत मन कर रहा है, उसे भी बना दे। पर माँ जी, मुझे अपनी सहेलियों के साथ बाहर जाना है, मैंने आपको पहले ही बोला था ना। वो सब मुझे नहीं पता, तू तो अपने सहेलियों से कभी भी मिल सकती है। तेरी सहेलियां क्या मरी जा रही है क्या? बाद में चली जाना। तू अब कोई जवान लड़की नहीं रही जो बस इधर से उधर जब जी चाहे जा सकती है। तू अब एक बहू है, इसीलिए अपना बहू धर्म निभा और ये नाटक मेरे सामने मत कर। चल जा अब। ठीक है। फिर अंकिता गुस्सा होकर रसोई में जाकर खाना बनाने लगती है। दिन बीतते जाते हैं, लेकिन दोनों भुक्कड़ माँ बेटी की फरमाइशें रुकने का नाम ही नहीं लेती। ना ही मयूरी कोई काम में हाथ बटाती है, जिससे अंकिता का पारा और भी ज्यादा बढ़ने लगता है। पद्मा, आज शाम को मेहमान आने वाले हैं घर पर, इसीलिए सारा खाना टाइम पर सही तरह से बन जाना चाहिए, इसका पूरा ध्यान रखना। हाँ ब्रिजमोहन जी, आप उसकी चिंता मत कीजिए, मैं सारा खाना समय से बहू से बनवा लूंगी। इतना कहकर ब्रिजमोहन वहां से चला जाता है और तभी वहां पर अंकिता आती है। माँ जी, मैं अकेली कैसे बनाऊंगी इतने मेहमानों का खाना? पूरी ना सही, लेकिन थोड़ी तो मदद चाहिए ना मुझे भी। नहीं बहू, सारा काम तुझे ही करना पड़ेगा। मयूरी भी पार्लर गई है, उसके बाद वो शॉपिंग पे जाने वाली है। मयूरी अपने मायके में रहने के पूरे मजे लेती है और सारी सजा बेचारी अंकिता को भुगतनी पड़ती है। लेकिन एक दिन अंकिता ठान लेती है कि वो दोनों माँ बेटी को सबक तो सिखा कर ही रहेगी। बस बहुत हुआ इन दोनों माँ बेटी का नाटक। माँ और मेरी ननद दोनों तो रिश्तों की पॉलिटिक्स कर रहे हैं मेरे साथ। एक तरफ ननद है जो होने का फुल फायदा उठा रही है और दूसरी तरफ मेरी सास है जो अपनी बेटी से कुछ कहती ही नहीं, सिर्फ मुझसे ही दुनिया भर का काम करवाती है। आधे दिन तो मैं रसोई में ही पड़ी रहती हूँ, लेकिन अब और नहीं। अब तो मुझे भी इनकी भाषा में ही इन्हीं के तरीके से रसोई की पॉलिटिक्स करनी होगी, फिर चाहे कुछ भी हो जाए। पापा जी को झगड़े से सख्त नफरत है और वो अगर किसी को झगड़ते हुए देख लेते हैं तो तुरंत उस व्यक्ति का खाना पीना बंद करने की सजा देते हैं। तो अब तय रहा, मैं भी यही चाल चलूंगी। फिर अंकिता अपनी सास और ननद को आपस में लड़वाने की कोशिश में जुट जाती है और जब मयूरी उसके कमरे से गुजर रही होती है तभी वो जानबूझकर फोन पर बात करने का नाटक करती है। हाँ यार रवीना, क्या बताऊं तुझे, मेरी सास तो अपनी बेटी से पूरी तरह तंग आ चुकी है। वो तो कह रही थी मुझसे कि उसकी बेटी तो बस भैंस की तरह दिन रात चरती ही रहती है, ना तो कोई घर का काम करती है और ना ही 2 पैसे देती है। वो तो ये भी कह रही थी कि आजकल उसका तो कुछ ज्यादा ही हो रहा है। और उनकी ये बातें सुन सुनकर मेरा तो दिमाग फटे ही जा रहा है, क्योंकि वो तो सारी बातें मुझसे ही आकर शेयर करती है, अपनी बेटी को कुछ बोल जो नहीं सकती। अंकिता की बातें सुनकर
मयूरी को बहुत गुस्सा आता है। क्या मम्मी मेरे बारे में ऐसा कह रही है? नहीं, अब तो मैं मम्मी से इस बारे में बात करके ही रहूंगी। फिर मयूरी अपनी माँ के पास जाकर झगड़ा करने लगती है। अरे नालायक लड़की, ये तो सब क्या कह रही है? मैंने ऐसा कुछ भी नहीं कहा है। मैं अच्छे से जानती हूँ माँ कि ये सारी बातें आपने ही कही है और आप अभी इस वक्त झूठ बोल रही है। आपके लिए मैं और मेरी बेटी बोझ बन चुके हैं ना माँ। अरे इतनी कपटी और पापी कैसे हो सकती हो आप? आपको तो सच में पाप लगेगा माँ। जबान संभाल कर बात कर मयूरी। भूल मत, मैं तेरी माँ हूँ, कोई पड़ोसन नहीं। अरे काहे की माँ? अगर आप मेरी माँ होती तो मेरे लिए ऐसे कड़वे शब्द इस्तेमाल ही नहीं करती। लानत है आप पर माँ होने के नाते। आपने आज अपनी औकात दिखा दी माँ। सब दिखावे का प्यार होता है आपका, और कुछ नहीं। हाय कलमुही निर्लज्ज लड़की, मैं सुनकर ले रही हूँ इसका मतलब ये नहीं है कि तू कुछ भी भोगती जाए। किसने पट्टी पढ़ाई है तुझे? कहाँ से सुना है तूने कि मैं तेरे बारे में बुराई कर रही हूँ? कहीं से भी सुना हो? आपको उससे क्या मतलब है? सच तो ये है कि आपके लिए मैं वाकई में पराई हो चुकी हूँ। आज पता चल ही गया माँ कि आपके मन में कितना मैल है। उनके झगड़े की आवाज सुनकर बृजमोहन वहां पर आ जाता है। बस बहुत हुआ तुम दोनों माँ बेटी का ये तमाशा। ये मेरा घर है और तुम दोनों को इतना ही लड़ने का शौक है तो जाकर बिग बॉस में लड़ाई करो नालायको। अरे लड़ाई झगड़े करके मेरे घर में पनौती लाना चाहती हो क्या तुम दोनों? घर में एक छोटी बच्ची है, कम से कम उस बात की तो शर्म करो। देखो पापा, ये सारी मम्मी की गलती है। वही मेरे बारे में क्या क्या बोल रही है। चुप, एकदम चुप। अंकिता बहू, आज से तुम इन दोनों को केवल सूखी रोटी और दाल दोगी, वो भी सादी वाली। जब खाने के लिए तरसेगी तब इन दोनों के घुटनों में दबी हुई अकल ठिकाने पर आएगी। लेकिन बृजमोहन जी, मेरी बात तो सुनिए। ये सजा हमें मत दीजिए। लेकिन बृजमोहन उन दोनों की कोई बात नहीं सुनता और उन्हें सजा देकर वहां से चला जाता है। और जिसका अंकिता को इंतजार था वही होता है। और ऐसे ही अब पद्मा और मयूरी अपनी फरमाइशें करना बंद करती है, जिस वजह से अंकिता का काम काफी कम हो जाता है। मैं जानती थी यही होगा और वही हो रहा है। पापा जी ने मयूरी और माँ जी को सजा दे दी, लेकिन अभी भी मेरा मकसद पूरा नहीं हुआ है। इस पॉलिटिक्स के हर पहलू को मैं सही तरह से खेलूंगी। ये तो बस अभी का बंदोबस्त है, लेकिन अब होगा परमानेंट बंदोबस्त। जब परमानेंटली रसोई की सारी ड्यूटी मयूरी दीदी को जाएगी तब आएगा असली मजा। फिर अंकिता जाकर अपनी सास के कान भरने लगती है। माँ जी, अब देखिए ना, ऐसा भी कौन अपनी माँ से बात करता है? मैं तो बिल्कुल ऐसा नहीं कर सकती और ना ही कभी ऐसा करने के बारे में सोच सकती हूँ। अगर मैंने ऐसे कुछ गलती से कह भी दिया तो मेरी माँ तो मुझे वही 2 थप्पड़ रख देगी। अब क्या कर सकते हैं बहू, हमारी तो बेटी ही नालायक निकली। देखिए माँ जी, मेरी बात का बुरा मत मानना, लेकिन ये सब आपके ही लाड़ प्यार का नतीजा है। आपने ही उसे सर पर चढ़ाया रखा है। आप तो उन्हें कोई काम भी नहीं देते और ऊपर से उन्हें इतनी डील दे रखी है, और वही बात आज आप पर इतनी भारी पड़ रही है। हाँ अंकिता बहू, ये बात तो तू एकदम सही कह रही है। मैंने ही उसे सर पर चढ़ा रखा है। अगर वो घर के 4 काम करेगी तभी उसे समझ आएगा कि आखिर काम होता क्या है, कितनी मेहनत करनी पड़ती है, और तब जाकर वो हमें हल्के में लेना बंद करेगी और उसे हमारी कीमत पता चलेगी। पद्मा अंकिता के बहकावे में आकर बहक जाती है और वो मयूरी के पास जाकर उसे सुनाने लगती है। ओए महारानी, मेरी बात ध्यान से सुन ले। अगर तुझे इस घर में रहना है तो यहाँ पर काम भी करना पड़ेगा। क्या? हाँ,
तेरे मेल से भरे हुए कानों ने बिल्कुल सही सुना। बहुत कर लिया तूने आज तक आराम। अरे तू इस घर की बेटी है तो क्या हुआ? इसका मतलब ये नहीं है कि तू 24 घंटे बस आराम ही करती रहे। जैसे अपने पति के घर पर सारे काम खुद करती है, वैसे ही अब बहू के आधे काम तू करेगी। बता बहू, कौन से आधे काम सौंपना चाहती है तू मयूरी को? माँ जी, घर में बहुत सारे काम होते हैं, बाकी के काम तो मैं कर लूंगी, लेकिन रसोई के कामों में मुझे बहुत थकावट होती है, तो आप रसोई के काम दीदी को सौंप दीजिए। क्या? लेकिन भाभी, आधे से ज्यादा काम तो रसोई में ही होता है। हाँ तो क्या हुआ? अब आगे से तुझे वही काम करने हैं। और अगर तू रसोई के काम नहीं करना चाहती तो बोरिया बिस्तर बांध ले और चलती बन यहाँ से। अब आगे तेरी मर्जी। हाँ 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 हाँ, फाइनली वो दिन आ ही गया। कितना अच्छा लग रहा है। माँ जी से मुझे तो कोई बैर नहीं, वो मेरी सास है और उनकी सेवा करना मेरा फर्ज है। लेकिन ये मेरी मनहूस ननद, इसे तो मैं मुफ्त में आराम भी करने नहीं दूंगी यहाँ पर, क्योंकि ये भले ही उसका मायका है, लेकिन अब मेरा ससुराल भी है। इसे तो यहाँ पर काम करने ही पड़ेंगे। अपनी माँ की ऐसी बातें सुनकर मयूरी अपना सर पकड़ लेती है और इस तरह अंत में अंकिता अपनी रसोई की पॉलिटिक्स में बाजी मार जाती है और उसका पैंतरा काम कर जाता है, जिसके बाद मयूरी ही रसोई के सारे काम करने लगती है और अंकिता आराम से बाकी के काम निपटाती है।